Welcome back everyone to my YouTube channel, and today we will start chapter 14, in which we will study about how plants use glucose to synthesize ATP, which is the energy currency. And in the previous chapter we have read about how plants prepare glucose from photosynthesis, but in this chapter we will study about how plants use glucose, or even in animals, how plants and animals both use glucose to generate ATP. हम पढ़ेंगे कि ATP को कैसे बनाया जाता है। तो ये ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, ये डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। पर जो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था, विच वॉज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वो आपको लिंक में या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। प्लीज़ डू चेक इट। एंड तो अब हम इस वाले चैप्टर की बात करें तो अभी तक हमने पढ़ा कि ग्लूकोज कैसे बना। अब हम पढ़ेंगे हाउ स्टेप वाइज इट इज़ broken down into pyruvic acid and how pyruvic acid is used to generate ATP. So we'll study about different processes again, but पहले हम जो चैप्टर का ओवरव्यू है उसे देख लेते हैं। इस चैप्टर के ओवरव्यू में है कि कैसे प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, वो तो हमने पढ़ ही लिया है। पर अब बात आई है कि ऑक्सीडेशन होकर उस फूड को एनर्जी जनरेट करने की। तो ऑक्सीडेशन ऑफ स्मॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स गिव राइज टू द सिंथेसाइज ऑफ एटीपी, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। बट डू प्लांट्स एक्चुअली ब्रीथ? दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। डू प्लांट्स एक्चुअली ब्रीथ? क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? तो हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तभी वो ऑक्सीजन देते हैं, पर रेदर जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। पर अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या उन्हें सच में किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, है ना। हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है। पर प्लांट्स के पास तो कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते, तो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? क्या उन्हें सच में किसी ऑर्गन की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहला जो है हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे पहला वो तो यही है। तो इसको मैं 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करवाती हूँ। पहला तो है कि प्लांट्स डोंट हैव अ ग्रेट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। पहले तो उन्हें इतनी ज़्यादा ग्रेट डिमांड नहीं है ऑक्सीजन की। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है किसी किसी प्लांट में। तो उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं उसी का ही कुछ पार्ट अपनी डिमांड और रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ले लेते हैं। एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, सेकेंड पॉइंट है, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डिमांड फॉर ऑक्सीजन। अपनी अपनी डिमांड के लिए हर एक प्लांट का जो पार्ट है वो हर एक अपनी अपनी डिमांड के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। फिर थर्ड पॉइंट है, ये तो सिर्फ प्लांट्स की बात हो गई ना। लीव्स में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहीं पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। पर जो और सब जो बड़े बड़े जो ट्रीज़ के जो पार्ट्स हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलती है? तो जो सबसे पहले जो स्टेम्स हैं, स्टेम्स में ना छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जो लिविंग सेल्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, दे आर बिनेथ द बार्क, एंड दे ऑल्सो हैव स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटी सेल्स। उनके पास स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम लेंटी सेल्स बोलते हैं। तो वो क्या करती हैं, लेंटी सेल्स वो ओपनिंग क्या करती हैं, गैसियस एक्सचेंज करती हैं, और उसी के थ्रू जो लिविंग सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है। पर जो इसके पीछे जो लिविंग सेल्स के पीछे जो भी सेल्स हैं वो सब डेड सेल्स हैं। दे ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, वो इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो हमारी
आ गई ब्रीदिंग की बात, पर जितनी भी उन्हें ऑक्सीजन मिली है या जितनी उन्हें चाहिए वो तो उन्हें मिल ही गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो सेल्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स के पास जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एनवायरनमेंट से, इसीलिए प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लूकोज बनता है उसका पायरुविक एसिड में जो ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। वैसे तो मैं नोट्स वीडियो के एंड में लिख के आपको डाल दूँगी, पर अभी हम थोड़ा समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, और फिर इस पायरुविक एसिड को यूज़ किया जाता है फॉर एटीपी जनरेशन। पर जो ग्लाइकोलाइसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको भी हमें लर्न करना पड़ेगा, और वो भी हमारी जो पूरी की पूरी जो टेबल है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम लिखेंगे सबसे पहले जो ग्लूकोज है जो सुक्रोज है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, सुक्रोज क्या है? जो प्लांट के पास जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहते हैं उनको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो एक एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में कौन आया? ग्लूकोज आया। ठीक, ग्लूकोज के पास कितने कार्बन्स होते हैं? कमेंट करके बताओ कितने कार्बन्स होते हैं? ग्लूकोज के पास 6 कार्बन्स होते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर आएगा ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट। फिर इसके बाद आएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर इसके बाद आएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। फिर इसके बाद आएगा ट्राइओस फॉस्फेट। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने C3 साइकिल में पढ़ा था पिछले लेसन में, जिसको हम PGA भी बोलते हैं, वो यही है। और ये इंटर कन्वर्टेबल होता है ट्राइओस फॉस्फेट से। जो कि क्या है? जो कि है डी हाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन। ठीक, फिर नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा हमारा ट्राइओस बाइफॉस्फेट। नीचे हमारा आएगा ट्राइओस बाइफॉस्फेट। और ये क्या होता है? ये होता है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर नीचे आता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फिर आते हैं 2 molecules of phosphoenol pyruvate. फिर आते हैं फाइनली 2 molecules of pyruvic acid. Which is of 3 carbon. अब हम देख लेते हैं कि ATP कहाँ पे जनरेट हुई, कहाँ पर यूज़ हुई। और अभी हम यहाँ पर तो एक ADP से बनती है, यहाँ पे तो यूज़ होती है ATP से ADP, और एक होती है यहाँ पर सेम चीज़, एरोहेड लगाएंगे ज़रूर, ATP से ADP। फिर यहाँ पर NAD+ से NADH+H रिडक्शन हो जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, ATP से ADP से ATP का जनरेशन। फिर से यहाँ पे ADP से ATP का जनरेशन। अब तक सब सही है, ये हमारी पूरी टेबल है। फिर इसके बाद ये जो हमारा पायरुविक एसिड यहाँ पर बने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है। फिर इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें O2 नहीं होती है। जब सेल्स के पास अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ O2 नहीं होता है तो सेल्स अंडरगो फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड दैट इज नॉट ओनली एंड दैट इज ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है दैट कन्वर्ट्स इनटू CO2 एंड इथेनॉल। जब कंबक्शन होता है उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो तब क्या होता है, तब तो CO2 प्लस हाइड्रोजन बनता है, वो CO2 प्लस वाटर बनता है। पर अब जब बिना ऑक्सीजन के ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे पास CO2 और इथेनॉल है एंड प्रोडक्ट्स। और ये किस एंजाइम की वजह से हो रहा है? दिस इज़ बिकॉज एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। और जब जो हमारा जो ये पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्ट होता है, ये किस में होता है? लैक्टोबैसिलस में होता है। और ये वाली फर्मेंटेशन हम यूज़ करते हैं कर्ड बनाने के लिए। ये मिल्क इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जो ये लैक्टिक एसिड बनाता है पायरुविक एसिड से, ये वाला जो एंजाइम है इसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका जो फॉर्मूला है, अब इसमें एंजाइम भी बहुत सारे पार्ट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा पायरुविक एसिड है इससे CO2 प्लस इथेनॉल निकलता है। और ये इथेनॉल कुछ भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, और ये हमारा अल्कोहल भी हो सकता है। और इस वाले जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें ATP का जनरेशन या एनर्जी का रिलीज इतना नहीं होता है। बस 7% ऑफ द एनर्जी ऑफ 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और जो यीस्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करते हैं, वो अपने आप को इतना पॉइजनस कर लेते हैं। अगर जो उनमें जो अल्कोहल है उसकी कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो जाती है तो उनका एंड हो जाता है, बिकॉज
दे बिकेम पॉइजनस। तो ये हमारे 2 टॉपिक थे इस वाले चैप्टर के, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे।